तो ऐसा है, हम लोग देख रहे थे कानून के बारे में। हमने पिछली क्लास में कानून क्यों बनता है इसके ऊपर चर्चा किए थे। तो कोई भी कानून बनाने के पीछे एक रीज़न होता है। जैसे कि एक प्रॉब्लम थी एक्सीडेंट्स, उसको सॉल्व करना था और इसीलिए हमने एक कानून बनाया, मोटर व्हीकल्स एक्ट। ये कैसे बनता है ये भी हमने देखा था। फिर मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ के जितने भी कानून हैं सबके पीछे ही रीज़न होता है। जैसे फ्रॉड होते थे, फ्रॉड के सॉल्यूशन के रूप में कानून बनाया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इनमें बदलाव भी होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स बोलते हैं इसको हम लोग। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स चेंज हो जाती है। आप सोच के देखो, पहले के ज़माने में सिर्फ एक्सीडेंट की प्रॉब्लम थी। अब हम देखते हैं कि अभी नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं कि अब हमको नए कानून की ज़रूरत है, क्योंकि रोड में अब सिर्फ एक्सीडेंट्स एक प्रॉब्लम नहीं रह गई, वक्त के साथ प्रॉब्लम बदल गई। जैसे कि पोल्यूशन, ये एक मेजर प्रॉब्लम हो गई। वैसे ही पार्किंग नहीं मिलती है, पार्किंग की तकलीफ होने लग गई, और इसीलिए अभी नया कानून लेके आए हैं। सो ये कानूनों में भी चेंजेस करना भी आवश्यक हो जाता है। सो हम अब थोड़ा बेसिक चीजें देखते हैं, जिसपे आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट कुछ बेसिक चीजें आपको बताई गई है इंस्टीट्यूट के द्वारा, कि जिसमें हमको समझना है कानून पहले कैसे शुरू हुए होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, हम कानून पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ से अब शुरू करेंगे। सो व्हाई डू वी स्टडी लॉ? क्योंकि हमको कोर्स में दिया है इसलिए पढ़ रहे हैं, नहीं तो अपन कहाँ पढ़े। सो दिया है। लेकिन नहीं, इतना ही नहीं, मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है ये, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली इसको लाइफ में बहुत यूज करना पड़ेगा। सो बिजनेस लॉ जो होते हैं खास तौर पे, वो आपको पता होने चाहिए। जब कोई क्लाइंट आएगा आपके ऑफिस में, तो वो आपसे ये सब चीजें पूछेगा कि उसको कंपनी बनाना है, फिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एक सीए एक्सपर्ट माना जाता है बिजनेस लॉज में। So studying law is crucial for aspiring chartered accountants because it forms a fundamental knowledge base for members of the Institute of Chartered Accountants of India. Members means CA, जो member बन गया है ना वो CA है। As chartered accountants often serve as the initial point of contact. जब भी किसी व्यक्ति को कोई नया बिजनेस चालू करना है, कोई बिजनेस लॉ का कोई काम आता है, तो वो सबसे पहले सीए के पास जाता है, सीए को अप्रोच करता है। बाकी अगर कोई क्रिमिनल लॉ है कुछ है, तो वहाँ एडवोकेट के पास जाते हैं। वैसे ही अगर कोई बिजनेस लॉ से रिलेटेड कोई तकलीफ है, तो वो आता है सीए के पास। तो इसीलिए बिजनेस लॉ हमको यहाँ पे पढ़ना है। आप देखोगे तो हमारे सब्जेक्ट का नाम भी बिजनेस लॉ है। सो हम यहाँ पे वो क्रिमिनल लॉज वगैरह नहीं पढ़ेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि किसी ने मर्डर किया तो क्या सजा हो जाएगी। तो ये सब अपने को नहीं देखना है, अपने को बिजनेस से रिलेटेड कानून यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। सो क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, सबसे पहले लोग इनसे कांटेक्ट करते हैं फॉर वेरियस लीगल मैटर्स, इसीलिए पोजेसिंग अ फंडामेंटल फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए सीए में हमको ये पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो पुराने कानून हैं, तो पहले भी कानून हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था। इवन अगर कोई कबीले में रहते थे इंसान, तब भी कानून हुआ करते थे, बट उस टाइम कोई राइटिंग में लॉ नहीं हुआ करते थे, सिर्फ ओरली लॉ बताए जाते थे और लोग उसको फॉलो करते थे। जो लेटेस्ट अभी जो कानून चल रहे हैं, ये तो बहुत बाद में आए हैं। पहले जो सबसे ओल्ड रिटन लॉ हमको मिला, ये पता लगा एक हमूरबी करके एक किंग था, उसके जमाने में उसने ये कानून रिटन में लिखा था, लिखित रूप में आपको दिखते हैं। ये पत्थरों पे लिखे गए कानून देखने को मिलते हैं। सो ये चीजें पहले से चली आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत पहले भी कानून हुआ करते थे, बट जो ओल्डेस्ट रिटन लॉ हमको पता लगा है वो है ये हमूरबी का कोड, कोड ऑफ हमूरबी बोलते हैं उसको। सो हमूरबी वॉज द किंग। ये सब एग्जाम में नहीं पूछेंगे, सिर्फ बेसिक कुछ आपको फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। सो हिस्ट्री ऑफ लॉ, जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमन हिस्ट्री में शुरुआत से ही फ्रॉम अर्ली हंटर गैदरर सोसाइटी टू कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सिविलाइजेशन, लॉज ये इंडिस्पेंसिबल रहे हैं। इंडिस्पेंसिबल मीन्स जिसको हटा नहीं सकते, हमेशा जुड़े हैं इंसानों से। भले ही वो लॉ किसी अन्य प्रकार से सुने जाते थे, पढ़े जाते थे, जैसे कि कानून कई बार ग्रंथों से निकल के आता था। जो पुराने ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ पढ़ के लोग वेद को भी कानून मानते थे, उसमें जो लिखा है वो सही है माना जाता था। सो ये कानून पहले से चला आ रहा है। So it has been indispensable in guiding the human behavior and addressing transgressions. Transgression यानी जो भी तकलीफें होती थी, प्रॉब्लम्स जाती थी, वो सबको सॉल्व करना। उसके लिए सबसे पुराने जो कानून आपको दिखेंगे, ओल्डेस्ट रिटन लॉ, तो कानून तो बहुत है, लेकिन रिटन लॉ जो हमको पता लगा लिखित रूप में ओल्डेस्ट, ये था द अर्लीस्ट
known written legal code is Code of Hammurabi. Dates back to King Hammurabi's rule over Babylon. So 1792 BC से 1758 BC तक के इसका राज था. इनको कैसे लिखा गया था? तो स्टोन स्लैब्स पे इसको इंस्क्राइब किया था और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था थ्रू आउट द सिटी. और इसके रिलेटेड कंप्लायंस हो रहा नहीं हो रहा, सजा देना, इसके लिए इवन जजेस को अपॉइंट किया गया था. सो विद द अपॉइंटेड जजेस ओवरसीइंग द कंप्लायंस. ओवरसी करना मीन्स चेक करना. सो कंप्लायंस हो रहा कि नहीं हो रहा है, ठीक से लोग फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे, इसके लिए जज वगैरह भी अपॉइंटेड थे. फिर इन 450 BC रोम एस्टेब्लिश्ड. रोमन में भी आपको सबसे पुराने कानून देखने को मिलेंगे. एस्टेब्लिश्ड 12 टेबल्स, अ डिटेल्ड कोड. इसमें भी कोड था, प्रोसेस थी, चीजें बताई गई थी कि इंसान क्योंकि समाज में रहता है तो तकलीफ होती है, तो समाज में आपने कैसे बिहेव करना, इससे रिलेटेड 12 टेबल्स करके बनाए थे. एम्ड एट सेफगार्डिंग पब्लिक राइट्स एंड प्रोवाइडिंग रेमेडीज फॉर इनजस्टिस. किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको फिर क्या क्या उपाय है, इससे रिलेटेड बताया गया था. एंड ऑल रोमन सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू बी फैमिलियर विद दीज लॉज विच अंडरवेंट अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट अभी बताया मैंने, जो चेंजेस होते हैं. अगर कानून में हमको लगता है कि अब ये पुराना हो चुका है, इसको बदलने की आवश्यकता है, तो वो कानून चेंज भी किया जाता है. जैसे अभी जो आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं 2013 का पढ़ेंगे. सो कंपनीज एक्ट इसके पहले भी हुआ करता था, 1956 का एक्ट था, उसके पहले भी थे. लेकिन क्योंकि वक्त के साथ प्रॉब्लम्स चेंज हो गई, इसीलिए फिर हमको नए कानून देखने को मिलते हैं. सो अमेंडमेंट्स होते हैं, या कई बार पूरे कानून को ही बदल के नया कानून लेके आ जाते हैं. सो all Roman citizens were expected to be familiar with these laws which underwent amendments over time to suit evolving needs. अब यहाँ पे हमको ये सब कोई काम का नहीं है, एग्जाम में ये सब नहीं पूछेंगे. हिस्ट्री है तो हिस्ट्री जैसे आपने स्कूल में पढ़ा था, आपको अलग से उसके पेपर आते थे, यहाँ ऐसा नहीं है. ये सिर्फ आपको शुरुआत में कुछ बताया है, एक आध पैराग्राफ आपको इंट्रोडक्शन में दिया है. पहला चैप्टर जो है ये सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही दे रहा है, कानून कैसे बनता है, क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं. सो हिस्ट्री और सिविक्स याद आएगा आपको थोड़ा थोड़ा, जो बचपन में आपने हिस्ट्री सिविक्स पढ़े थे. सो सिविक्स भी होता है, आपको पता होगा सिविक्स, तो उसमें आपने पढ़े थे डेमोक्रेसी वगैरह, फिर पार्लियामेंट, वो सब चीजें थोड़ा थोड़ा हमको यहाँ देखना है. जुडिशरी कैसे काम करती है. सो पहला चैप्टर जो है एक्चुअली सिविक्स का है, और ये आपको ऑलरेडी पता वाली चीजें हैं, जो आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं स्कूल वगैरह में पढ़ा है, ऐसी वाली चीजें हैं. ठीक है. तो इन दिस सब्जेक्ट वी विल बी इंट्रोड्यूस टू रेंज ऑफ लॉज. कौन कौन से कानून होते हैं ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं. जैसे सिविल लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज होते हैं, फिर लेबर लॉ होता है, टैक्स लॉ, ऐसे बहुत सारे कानून हैं. जो टैक्स वगैरह वसूल किए जाते हैं उसके पीछे भी कानून होता है. इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी का कानून है, ऐसे बहुत सारे कानून होते हैं. वैसे ही क्रिमिनल लॉज है, जैसे इंडियन पेनल कोड है, जिसमें बताया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ गलत काम करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती, क्रिमिनल एक्ट करता है. तो जैसे कि चोरी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, तो ये सब चीजें, किडनैप कर लिया किसी को, तो ये सब चीजों के ऊपर क्या क्या सजा है, ये क्रिमिनल लॉज में कवर होता है. सिविल लॉज में आता है जमीन जायदाद के झगड़े, जिसमें क्राइम नहीं है, बट आपस में दो भाई का झगड़ा हो रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये मेरी है, तो झगड़ रहे, क्राइम नहीं है वो, लेकिन फिर भी सिविल नेचर का वहां पे भी ऑफेंस है. किसी ने कब्जा करके बैठ लिया प्रॉपर्टी पे, वो क्रिमिनल में नहीं आएगा, लेकिन उसमें सिविल एक्ट्स हैं जिसमें पैसा लेने देने की बात है, किसी से पैसा रिकवर करना है. क्रिमिनल लॉज में जनरली पनिशमेंट दिखेगी आपको, जिसमें प्रोसिक्यूशन, जेल वगैरह के प्रावधान दिखेंगे. सिविल लॉज में जेल के प्रावधान नहीं दिखते आपको. सिविल लॉज में सिर्फ जो चीज ली थी वो वापस कर दो, कॉम्पेंसेट कर दो, उतना देखने को मिलता है. ठीक है. सो ऐसे बहुत सारे कानून होते हैं. तो देयर आर रेंज ऑफ लॉज, बहुत सारे प्रकार के कानून हैं, और इस चैप्टर में हम वही देखेंगे. फर्स्ट डेल्व इनटू दीज, हाउ दीज लॉज आर फॉर्मुलेटेड. तो पहले हमको ये देखना है कि कैसे ये बना है, तो हम इसकी गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे कानून बनाए जाते हैं. ठीक है. मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे वर्ड्स आपको नए नए दिखेंगे, थोड़े हैवी लगेंगे शुरुआत में. सो अपना एम है, आप लगे तो एक डिक्शनरी लेके बैठना, और ये सब जो भी वर्ड्स दिखते हैं आपको, इनके मीनिंग आप साइड में लिख के रख सकते हैं. ठीक है. सो ड्वेल्व यानी उसके अंदर जाना, पूरे डेप्थ में जाके हम इसको समझेंगे. ठीक है. अब कानून है क्या? तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में रहते हैं तो बहुत सारी तकलीफें होना स्वाभाविक सी बात है, और इसीलिए उन तकलीफों से निपटने के लिए हमने कानून बनाए हैं. सो वही दिया है शुरुआत में. सिंस मैन लिव्स इन अ सोसाइटी, मैन एक सोशल एनिमल है, तो हम भी जानवर है, बस सोसाइटी में रहते हैं.
देयर में अराइज वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक रॉबरी, थेफ्ट, वायलेंस, क्राइम एटसेट्रा। इमेजिन इफ देयर इज नो लॉ, अगर कानून ही नहीं होता तो क्या होता? तो ये सब चीजें और बढ़ती जाती। आपको अगर मैं बोलूंगा कि मैं आपको तालिबान में जॉब देता हूं, आपको 5 करोड़ रुपए की सैलरी मिलेगी, फिर भी आप जाने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे कुछ भरोसा नहीं लाइफ का, कोई भी मारेगा पीटेगा, गायब हो जाओगे, पता ही नहीं लगेगा। सो सिर्फ पैसा ही नहीं, आपको एक सोशल सिक्योरिटी भी चाहिए, आपको पीसफुल लिविंग चाहिए। तो वो सब चीजों के लिए कानून बनाए गए हैं ताकि आप पीसफुली रह सकें। बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे कानून है लेकिन उसका पालन ही नहीं होता, और ऐसे देश में हम जाना फिर पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे गरीब लोग बहुत गरीब है, अमीर लोग बहुत अमीर है। तो कोई अमीर आदमी कई बार रास्ते से चलता दिखे तो वहीं पे लूट लेते हैं उसको, उससे पैसे वैसे ले लिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देशों में इवन हमको दिखता है कि डेवलप्ड नेशन है, बट वहाँ पे भी ऐसा दिखता है, और कई गरीब देशों में भी ऐसा होता है। जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह में ऐसी हालत बहुत है। कुछ एरिया है जहाँ पे लोग जाने को ही नहीं पसंद करते, क्योंकि वहां पे कोई गया तो उसको लूट डालते हैं, पैसे वैसे ले लेते हैं। सो ऐसी ऐसी एरियाज है। वो तो छोड़ो, इवन यूएस में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जाते नहीं, फिर शाम को निकलते नहीं घर के बाहर, क्योंकि कानून उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। तो कानून है भी तो वो फॉलो नहीं होते हैं, और इसीलिए अपने यहाँ पे भी डेमोक्रेसी इसीलिए है कि पहले तो कानून बनाना, बट बनाने के साथ उसको फॉलो भी करना चाहिए। तो वो गवर्नमेंट का काम होता है कि बराबर उसको फॉलो करवाना, लोगों को बोलना, उसको पूरा नहीं करेंगे तो सजा देना। तो ये सब जो काम होते हैं ये सब कानून के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसलिए अपने यहाँ डेमोक्रेसी ये सब चीजों का ध्यान रखती है। इमेजिन इफ देयर इज नो लॉ, यू विल नॉट बी एबल टू टेक एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर्स। आप इनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाओगे अगर कानून नहीं है तो। Thus laws are made which consist of rules and principles। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया आपको, लॉ में क्या होता है? रूल्स या प्रिंसिपल्स। जैसे कि मोटर व्हीकल्स एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें रूल्स लिखे हैं, रेड लाइट होगी तो रुकना है, ग्रीन होगी तो चलना है। सो ये सब रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। एनफोर्स बाय एन ऑथोरिटी टू रेगुलेट पीपल्स बिहेवियर, टू मैनेज पीपल्स बिहेवियर सो एज टू सिक्योर जस्टिस, ताकि न्याय हो, पीसफुल लिविंग हो, सोशल सिक्योरिटी हो। इसीलिए कानून बनाया गया है। ठीक है, अब ये तो बेसिक कुछ चीजें हो गई जिन पे क्वेश्चन नहीं आने वाले, बट बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए आपको। अब सोर्सेस ऑफ लॉ दिया हुआ है। सोर्स क्या है, कहां से बनता है कानून, कहां से आता है? सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अपने यहाँ का सबसे मेन कानून है जिसके तहत बाकी के कानून बनाए जाते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन आजादी देता है। इनफैक्ट ये जितने भी आपको पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी दिखते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिएट हुआ है, फिर इवन जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिएट हुई है। तो ये जो कोर्ट में जजेस वगैरह है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। प्रेसिडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बने हैं। तो ये जितने भी है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये सब अधिकार प्राप्त होते हैं कानून वगैरह बनाने के। सो भारत में 2 प्रकार के कानून होते हैं, क्योंकि भारत में अपन जो जो देश में रहते हैं वहां पे बहुत सारे स्टेट्स भी हैं, स्टेट की भी गवर्नमेंट होती है और सेंटर भी है। हर जगह ऐसा नहीं होता, हर जगह क्या होता है, एक ही सरकार होती है। सो ज्यादातर जगह एक सरकार होती है। कुछ कुछ जगह ऐसा है जहां पे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, तो उसका नाम ही है यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स मिलके एक पूरा कंट्री बना है। वैसे ही इंडिया इज ऑल्सो यूनियन ऑफ स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स को जोड़ के भारत बना है। तो ये वर्ड्स पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। सो इंडिया को डिस्क्राइब किया उसमें एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो सब स्टेट्स का यूनियन है, सबको जोड़ा गया और एक पूरा भारत बना है। और इसीलिए अपने यहाँ डुअल गवर्नमेंट चलती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। सो यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट को अपने अपने अधिकार है कि वो अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं। ये अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। सो गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट जब रूल्स बनाती है, ये रूल्स जरूर गवर्नमेंट बनाती है, भले ही कानून जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास होगा, बट ये जो रूल्स हैं, बिल है, ये बिल बनाने के लिए गवर्नमेंट पूरा कार्य करती है। उसके बाद फिर इसको दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास किया जाता है। जैसे फाइनेंस एक्ट है, तो पहले बीजेपी सरकार ने इसको बना लिया, लेकिन जब तक ये पास नहीं होगा तब तक ये एक्ट नहीं बनेगा। तो रूल्स हमने लिख तो लिए, लेकिन इसको पास करना है और ये पार्लियामेंट के द्वारा पूरा कानून फिर बनेगा। तो जब गवर्नमेंट चाहती है कोई कानून बनाना, तो यहाँ पे उसको कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिए हैं कौन से कानून कौन बना सकता है। जैसे कुछ कानून ऐसे हैं जो सेंटर बना सकती है, जो पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री बनाएगी। दूसरे कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनको स्टेट बना सकती है, जो पार्लियामेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट बनाती है। सो
भारत में, क्योंकि जैसा मैं बताया कि सेंटर भी है स्टेट भी है, इसीलिए आपको प्राइम मिनिस्टर भी दिखते हैं, चीफ मिनिस्टर भी दिखते हैं। सो दोनों जगह पे सरकार है। महाराष्ट्र में अलग सरकार दिखेगी आपको, सेंटर में अलग, अभी तो सेम है बट ये बदलते हैं कई बार। तो दो सरकार यहाँ पे कंट्रोल करती है, और इसीलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स दिए उसके हिसाब से सेंटर अपने कानून बना सकते हैं और स्टेट अपने कानून बना सकते हैं। तो हर स्टेट को अधिकार होता है अपने अपने कानून बना सकते हैं। जैसे कि आप अगर समझो ड्रीम 11 खेल रहे हैं, ड्रीम 11 ये सब छी होता है, ये सब चीजों से दूर रहें, ये सिर्फ आपको एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं। तो ड्रीम 11 जो है ये हर स्टेट में लीगल नहीं है, कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो इलीगल है। आप जैसे ही उसको डाउनलोड करोगे उसमें सबसे पहले लोकेशन पूछता है वो, ताकि वो जान सके कि आप जिस स्टेट से खेल रहे हैं वहां पे वो वैलिड है या नहीं है, वो इलीगल तो नहीं है। सो हर स्टेट में लीगल नहीं है। वैसे ही गुटखा हो गया, खैनी, गुटखा, जर्दा, तंबाकू, पान मसाला, तो ये जो आप खाते हैं, सो ये सब छोड़ दो, ये सब छी होता है। तो खैर एग्जाम्पल से बुरा मत माना करो। सो ये जो है खैनी, गुटखा, जर्दा, तंबाकू, पान मसाला, ये सब महाराष्ट्र में इलीगल है। तो आप देखते हैं जितने भी गुटखा है, मानिक चंद वगैरह, ये सब महाराष्ट्र में इलीगल है क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा कानून बनाया गया। सो हर जगह अपने अपने कानून होते हैं। गुजरात चले जाओगे तो वहां पे लिकर इलीगल है, लिकर के ऊपर बैन लगा हुआ है। सो हर जगह ऐसे अलग अलग कानून होते हैं। तो स्टेट को भी पावर होता है अपने कानून बनाने का, लेकिन हर कानून हर कोई नहीं बना सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में जितना लिखा है उतने ही बना सकते। उसमें लिखा है कि ये वाले कानून, जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का कानून सिर्फ सेंटर बना सकती है। सो वो सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट, कभी भी आपको स्टेट गवर्नमेंट का इनकम टैक्स नहीं दिखेगा। सो उसमें दिया हुआ है सब चीज कि कौन सी चीज कौन कर सकता है। कुछ कानून ऐसे हैं जो दोनों बना सकते हैं। तो ये चीज सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है। एक लिस्ट है जिसमें पूरे सेंटर के कानून बताए गए कि पार्लियामेंट या सेंटर किस किस चीज पे कानून बना सकता है। फिर सेकंड लिस्ट जो है उसमें स्टेट लिस्ट है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से कानून बना सकती है वो लिखा है। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कानून होते हैं, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना, ये स्टेट के अधिकार में कवर होता है। सो कुछ कुछ ऐसा है जिसपे दोनों लगाते हैं, जैसे कि दोनों इनकम टैक्स या दोनों जो भी टैक्स लगता है वो लगाते हैं। इनकम टैक्स तो नहीं, जैसे लिकर वगैरह हो गया, तो लिकर में दोनों गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। सो कोई कोई चीज है जिसपे दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती है, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके हिसाब से कानून बनाए जाते हैं। सो लॉज इन इंडिया अराइज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये सबसे सुप्रीम कानून है अपने यहाँ का। फिर इसके अलावा द स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब जो भी एक्ट रहते हैं ये भी स्टैट्यूट कहलाते हैं। एंड लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी जो सेंटर ने बनाया वो, एंड स्टेट असेंबलीज, जो स्टेट की असेंबली होती है वो। सो असेंबली होती है, जैसे नागपुर में भी आपने देखा होगा विंटर सेशन होता है, सो असेंबली रहती है, बाहर से पूरे नेता लोग आते हैं अपने यहाँ। सो उस वक्त ये कानून वगैरह की लोग मांग करते हैं कि हमको रिजर्वेशन चाहिए या जो भी कानून उनको चाहिए। सो स्टेट से रिलेटेड कानून उस टाइम बनाए जा सकते हैं, तो फिर उसमें लोग डिमांड करते हैं हमको ये वाला कानून चाहिए। सो ये जो है अलग अलग लिस्ट है, पार्लियामेंट किस पे कानून बना सकता है और स्टेट असेंबलीज किसके ऊपर कानून बना सकती है। इसके अलावा कानून और भी सोर्सेस से आता है। तो ये तो हो गए जो कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट या पार्लियामेंट और स्टेट के द्वारा बनाए गए जो कानून है वो। इसके अलावा प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजंस, प्रेसिडेंट्स यानी केस लॉज, जो केस लॉ होते हैं, कई बार केस होते हैं वो केस ऑटोमेटिकली कानून का हिस्सा बन जाते हैं, ये भी समझेंगे हम। ऑफ वेरियस कोर्ट्स, और कोर्ट भी कौन कौन से हैं ये भी हम समझेंगे। एस्टेब्लिश कस्टम्स एंड यूसेजेस ऑफ ट्रेड, और तीसरी चीज है यूसेजेस और कस्टम्स ऑफ ट्रेड। तो 3 सोर्सेस दिए गए हैं आपको कानून के, एक कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट और पार्लियामेंट वगैरह, दूसरा जो केसेस होते हैं जुडिशरी के थ्रू बनते हैं, तीसरा कस्टम्स एंड यूसेजेस। ये सबको हम एक एक करके अभी समझते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चर्चा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में बना था, इज द फोरमोस्ट लॉ, सबसे मेन कानून है, that deals with the framework within which our democratic system works. So इसके आधार पे डेमोक्रेसी का पूरा निर्माण हुआ है। जो अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके आधार पे पूरा डेमोक्रेसी चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस एंड सोर्स ऑफ ऑल द लॉज, एंड आवर लॉज आर मेड फॉर द पीपल बाय द पीपल। इसीलिए हम बोलते हैं बाय द पीपल, हम लोग खुद बनाते हैं,
क्योंकि पार्लियामेंट यानी कौन है, तो हम ही हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग। कल की क्लास में मैंने बताया था कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स वहां जो लोग बैठे हैं उन्होंने हाँ बोल दिया तो मान लेंगे देश की जनता ने उसको हाँ बोल दिया। सो इसीलिए अपने आप पे कानून बनते भी कैसे हैं, तो फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये भी आपने सिविक्स में ऐसे वर्ड्स पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं? ये आता है, कई बार आता है सिविक्स में कि लॉज आर फॉर द पीपल बाय द पीपल। सो डेमोक्रेसी है इसीलिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही पावर दिया है किसको? पहले तो पार्लियामेंट को, जो सेंटर के कानून है वो, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज टू मेक लॉज। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 3 लिस्ट, 3 लिस्ट है इसमें, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया। एक है सेंट्रल लिस्ट जिसमें पार्लियामेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बनाती है, एंड तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों जन कानून बना सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे रिलेटेड कानून दोनों गवर्नमेंट बना सकती है, सेंटर भी बनवा सकती है और स्टेट भी बनवा सकती है। जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड कानून है, सो उसमें दोनों गवर्नमेंट्स का रोल आता है। सो ऐसे कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द मैटर्स स्टेटेड इन सेंट्रल लिस्ट, जैसे कि कंपनीज एक्ट, ये पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होता है क्योंकि पूरे भारत का कानून है। इनकम टैक्स एक्ट पूरे भारत का कानून है, ये पूरे भारत में एक प्रकार से लागू होते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं, इंडियन पेनल कोड वगैरह, सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज। अब अपन यहाँ पे सिर्फ बिजनेस के लॉ की बात कर रहे हैं। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉज ऑन द मैटर्स स्टेटेड इन स्टेट लिस्ट, जैसे कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इससे रिलेटेड कानून स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनवाती है। एंड बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैन मेक लॉज ऑन मैटर्स स्टेटेड इन कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे स्टैम्प एक्ट है, स्टैम्प एक्ट का मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे करना। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। जब तक आप स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करोगे तब तक आपके नाम से रजिस्टर नहीं होती। अपन ने कई बार देखा होगा, आपने सुना होगा कि रजिस्ट्री लगाने जाना है बोलते लोग। रजिस्ट्री लगाना है मीन्स वो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करके उसको रजिस्टर करना पड़ता है। जब तक स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं होगी उसके ऊपर तब तक के वो कंप्लीट नहीं होता। सो उस पर सरकार को कुछ पैसा देना पड़ता है। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे तो 5% सरकार को जाएगा। सो ये जो है, ये दोनों सरकार इस पे कानून बनवा सकती है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट दोनों के द्वारा इसके कानून बन सकते हैं। जुडिशियल डिसीजंस दूसरा सोर्स जो है, तो पहला सोर्स जो है ये जो एक्ट बने हैं, कानून बने हैं वो। दूसरा सोर्स है जुडिशियल डिसीजंस जो कि कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे समझो एक कानून है, एक्ट है, एक्ट में चीजें लिखी होती है बहुत सारी। जैसे समझो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया या कोई भी एक कानून हो गया, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी है। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज लिखना भूल गए, कोई पॉइंट लिखना भूल गए, इसके कारण फिर झगड़े होते हैं दो पार्टी के बीच में, क्योंकि कानून में उसमें लिखा ही नहीं है, या कहीं एम्बिग्यूटी है, इनकंसिस्टेंसी है, अपोजिट लिखा है, एक जगह लिखा है कुछ और, दूसरी जगह लिखा है कुछ और। जैसे ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक जगह लिखा है ए यहाँ पे पैसे देने के लिए लायबल है, दूसरी जगह लिखा है ए लायबल नहीं है, इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंसी। सो कानून में एक जगह कुछ लिखा है, दूसरी जगह कुछ लिखा है, ऐसे केस में कोर्ट जाएंगे हम। अब जब कोर्ट जाएंगा, ए और बी है, कोर्ट में पहुंचेंगे तो कोर्ट डिसीजन देता है। कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वो भी कानून का हिस्सा बन जाते हैं। सो फिर से हमको अगर आगे चल के वैसा ही कोई केस देखने को मिलता है तो फिर से हमको कोर्ट नहीं जाना पड़ता। समझो ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ था, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया ए सही है, ए को पैसा नहीं पे करना। अगर कल चलकर बिल्कुल सेम केस अगर एक्स और वाई के बीच में होगा तो यहां फिर से कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। इन लोग ऑलरेडी जो डिसाइड हो गया था ए बी के केस में वो देखेंगे, उसमें लिखा था ए सही है तो यहाँ पे भी वही रूल लगाएंगे, एक्स सही है उसको पैसा नहीं पे करना है। सो ये जो है ये कानून का हिस्सा बन गया, आपको फिर से अब कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं। तो जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, कोर्ट के द्वारा दिए गए जो केसेस है, केस लॉज हैं, वो भी कानून का हिस्सा बन जाते हैं। सो इसको ही हम बोलते हैं जुडिशियल डिसीजंस या प्रेसिडेंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। बहुत सारे जगह हम पढ़ेंगे कि केस लॉज दिए हुए हैं, हम भी यहाँ पे भी जब आगे पढ़ेंगे, तो अभी तो हम पढ़ाई चालू नहीं किए, जब पढ़ाई चालू करेंगे तो हम देखेंगे कई केसेस हमको पढ़ने को मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग से केसेस रहेंगे जिसमें हम देखेंगे दो पार्टी के बीच में झगड़ा हुआ था, फिर कोर्ट ने क्या बोला। अब वो जो कोर्ट ने बोला वो कानून बन चुका है। अब
कहीं अगर वैसे ही केस होगा तो हमको फिर से कोर्ट नहीं जाना है, हम सीधा वो केस पढ़ेंगे और वो केस में जो डिसीजन दिया था उसको अपने केस में लगा लेंगे। सो ये ऑटोमेटिकली कानून का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। So judicial decisions constitute an important source, especially when the act is silent on the point. जब एक्ट में कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसे केस में झगड़ा होगा, फिर कोर्ट का केस देखना है हमको, या फिर इफ देयर इज एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब है कोई क्लैरिटी नहीं है, नो क्लैरिटी, यानी लिखा तो है कुछ बट एक जगह कुछ लिखा दूसरी जगह कुछ लिखा, इसको हम बोलते हैं एम्बिग्यूअस, जिसका क्लियर मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिग्यूटी। द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। अब जब कोर्ट की बात कर रहे हैं तो कोर्ट अपने यहाँ अलग अलग टाइप के हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक जो कोर्ट होता है सेशंस कोर्ट कहलाता है। आगे दिया है, हम आगे आते हैं, पहले कोर्ट के बारे में अब पढ़ लेते हैं, आए हैं तो पेज 1.8 पे दिया है आपको। इंडियन जुडिशियल सिस्टम कैसा होता है, कानून कैसे क्या काम करते हैं कोर्ट के, अगर कोर्ट के एंगल से देखें तो सो कोर्ट ये जुडिशरी वाले पिलर में कवर होता है। कोर्ट का काम होता है इंटरप्रीट करना। जब क्लैरिटी नहीं है कानून में, वो कभी कानून बनाएंगे नहीं, वो ऐसा कभी एक्ट फॉर्म नहीं कर सकते। सो कभी भी कोर्ट कानून नहीं बनाते हैं, वो जो डिसीजन देते हैं वो ऑटोमेटिक कानून बन जाता है। बट पार्लियामेंट खुद से कानून बनाती है। पार्लियामेंट ने जैसे एक्ट पास किया तो वो कानून बन गया, लेकिन उसमें कोई चीज नहीं लिखे, अगर भूल गए कुछ लिखना या कुछ चीज क्लियर नहीं है, एक जगह कुछ लिखा दूसरी जगह अपोजिट लिखा है, इनकंसिस्टेंट है, ऐसे केसेस में कोर्ट के डिसीजंस हमको देखना है। कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जो डिसाइड करेगा दैट विल बिकम द लॉ। तो यहां पे अब हमको कोर्ट कैसे क्या काम करता है ये देखेंगे। इंडियन जुडिशियल सिस्टम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेटलिंग द डिस्प्यूट अमंग सिटीजन्स और बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। कई बार झगड़े सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में भी हो जाते हैं। तो मेरा गवर्नमेंट के खिलाफ झगड़ा हुआ तो ऐसे केस में भी कोर्ट जा सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स में होता है, कई बार गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है, मैं बोल रहा टैक्स नहीं पे करना है क्योंकि कानून में ऐसा लिखा है कि मेरे को लग रहा है टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही टैक्स लगना चाहिए, तो झगड़ा मेरा और गवर्नमेंट का हो गया। ऐसे केस में भी आप कोर्ट जा सकते हो। अब कोर्ट ये कभी भी निष्पक्ष भाव से डिसीजन देगा, ऐसा नहीं है कि भाई कोर्ट है तो हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन देगा। सो ये पूरे सेपरेट पिलर्स हैं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है कोर्ट। कोर्ट इंडिपेंडेंट है, कोर्ट ये सेपरेट पिलर में कवर होता है। जैसे पार्लियामेंट एक सेपरेट पिलर है, गवर्नमेंट है, वैसे ही कोर्ट है। सो कोर्ट जो है जुडिशरी, ये पूरा सेपरेट पिलर है, ये निष्पक्ष भाव से डिसीजन देते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार है तो सरकार के फेवर में डिसीजन दे दो, ये जो सही है वैसा डिसीजन देंगे, प्रॉपर सब चीज को एनालाइज करेंगे। कई केसेस ऐसे होते हैं जो सरकार के खिलाफ चले जाते हैं, सरकार के अगेंस्ट डिसीजन आ गया, तो ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं कि सरकार है तो उसके फेवर में डिसीजन देना है। सो कोर्ट इंडिपेंडेंट है। इट सर्व्स 3 प्राइमरी फंक्शंस। ओवरसीइंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट, ये सिर्फ इंटरप्रीट करने का काम करते हैं। जो भी कानून बने हैं उसको प्रॉपरली समझना, उसमें जो लिखा है वो क्या लिखा है, जैसे एक जगह कुछ है दूसरी जगह कुछ है, तो उसको प्रॉपरली पढ़ के समझना और उसको इंटरप्रीट करना, ये काम है उसका। इसीलिए जुडिशरी ये इंटरप्रिटेशन का काम करती है। आपने सिविक्स में पढ़ा था जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, सबके अलग काम है। पार्लियामेंट विल मेक द लॉज, गवर्नमेंट विल एग्जीक्यूट द लॉज, एंड जो जुडिशरी है ये उसको इंटरप्रीट करेगी। सो अगर कहीं गड़बड़ है, कुछ क्लियर नहीं लिखा है, तो इंटरप्रिटेशन का काम करता है जुडिशरी। तो जुडिशरी का मेन एम है इंटरप्रीट द एक्ट एंड कोड्स, फैसिलिटेटिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, झगड़ों को निपटाना, एंड अपहोल्डिंग फेयरनेस अमंग द पॉपुलेस। पॉपुलेस मीन्स पॉपुलेशन। सो फेयर डिसीजन होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए, इसके ऊपर वो ध्यान रखते हैं। इन टर्म्स ऑफ हेरारकी, हेरारकी का मतलब है जो चेन है, जो सिस्टम है जिसमें सीनियर जूनियर, इसको हम हेरारकी बोलते हैं। सो हेरारकी के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है अपने यहाँ का, तो सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप मोस्ट कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट है अपने यहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स द हाईएस्ट पोजीशन, उसके बाद आता है हाई कोर्ट एंड फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सो इस प्रकार से हेरारकी चलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया उसके अगेंस्ट कोई और अपील नहीं होती। सबसे पहले जैसे झगड़ा हुआ तो मैं समझो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। जैसे नागपुर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो जिला देखे होंगे आपने, जिला पातोड़ी मिलती है जिसके सामने कड़ी डाल के मस्त, हाँ नहीं वो वेस्ट हाई कोर्ट रोड अलग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग है, वो बड़ी सी बिल्डिंग है एक, वो
आप आरबीआई से थोड़ा और इस साइड आओगे तो आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है राइट साइड में, तो वो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वहाँ लिखा ही है, वहाँ पे जिला न्यायालय है वो, न्यायालय। सो न्याय मंदिर भी बोलते हैं उसको, मंदिर है वो, न्याय मिलता है वहाँ। तो ये सिविल लाइंस में एनएमसी का ऑफिस है ना, अपने आरबीआई से जैसे उस साइड से आ रहे हैं अपने तरफ, तो इधर आओगे तो राइट साइड में दिखेगी, 2 चौक छोड़ के, एआईआर के बाद वाले चौक, ऑल इंडिया रिपोर्टर का चौक है उसके बाद। वो एक बाटा की बिल्डिंग है नीचे में, जिसमें ऊपर पूरा खंडहर है, सिर्फ नीचे एक बाटा की शॉप है। उसके बाद वाला चौक जो है, उसके बाद जैसे आओगे तो बड़ी सी बिल्डिंग है राइट साइड में, अलग से कलर है वो, पीला सा या कुछ तो भी। तो वो जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब भी कोई केस होता है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे हम। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दिया तो ये उस डिस्ट्रिक्ट के लिए कानून बन गए। कल चलकर फिर वैसे ही कोर्ट कोई केस होगा तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, हम वो वाला डिसीजन देखेंगे और दैट विल बी अप्लाइड इन आवर केस। लेकिन समझो मैं संतुष्ट नहीं हूं उसके डिसीजन से, मुझे लगता है कि नहीं ये डिसीजन सही नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर इसके बड़े कोर्ट में जा सकता हूं। तो इससे बड़ा कोर्ट है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में मैं अपील कर सकता हूं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ बट मैं इस डिसीजन से संतुष्ट नहीं हूं, तो मैं फिर हाई कोर्ट में जाऊंगा। हाई कोर्ट ये पूरे स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, सो स्टेट के ऊपर होता है। ये जैसे नागपुर में जो हाई कोर्ट है वो एक्चुअली नागपुर हाई कोर्ट नहीं है, वो पूरे, हाँ बॉम्बे हाई कोर्ट है, वो उसका नाम बॉम्बे हाई कोर्ट है बट वो पूरे महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है। सो नाम बॉम्बे हाई कोर्ट इसीलिए है क्योंकि पहले के जमाने में जब अंग्रेज शासन किया करते थे उस टाइम पे उन्होंने बॉम्बे स्टेट बनाया था, अपन अलग थे, बेरार वगैरह अलग था, ये सब अलग थे, और इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट नाम से वो चल रहा है उस समय से। जबकि अब वो पूरे स्टेट पे उसका कंट्रोल है, हर स्टेट का जो कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट है जो स्टेट लेवल का होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, लेकिन हाई कोर्ट जो होता है ये पूरे स्टेट के लेवल का होता है। सो अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो दैट विल बिकम द लॉ फॉर द होल स्टेट। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर में जो है उसने कोई डिसीजन दे दिया तो वो डिसीजन पूरे महाराष्ट्र में अब लागू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नागपुर में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है छोटा है, मुंबई का हाई कोर्ट बड़ा है, ऐसा नहीं है, वो एक ही है, सिर्फ उसकी ब्रांच है बोल सकते हो आप, इसको बेंच बोलते हैं। सो 3 जगह, अभी तो 4 हो गई, गोवा में भी अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का बेंच है। सो एक नागपुर में, एक मुंबई में, और एक मेरे ख्याल से औरंगाबाद में, ऐसे 3 जगह पे हाई कोर्ट है अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में, और चौथा अभी गोवा का है। सो ऐसे 4 हाई कोर्ट है अपने यहाँ पे। सो पूरे स्टेट के, ऐसा कोई नहीं है कि नागपुर का हाई कोर्ट छोटा है, मुंबई का हाई कोर्ट बड़ा है, ये सब हाई कोर्ट एक ही लेवल के हैं, सिर्फ उनके ब्रांचेस हैं बोल सकते हो आप, बेंच है वो, उसको बेंच बोला जाता है। आप अगर जाओगे ना तो वहाँ पे हाई कोर्ट के जो बिल्डिंग है उसमें पहले ही जैसे आप एंटर करते हैं वहाँ लिखा ही हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट। सो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो नागपुर हाई कोर्ट नहीं है, क्योंकि नागपुर हाई कोर्ट जैसा कुछ है ही नहीं। तो है बॉम्बे हाई कोर्ट, नागपुर बेंच बोलते हैं उसको। तो आप गए होंगे कभी लाइटिंग देखने, वैसा गोल गुंबज बना हुआ है, दीक्षा भूमि नहीं, वो अलग है, तो इधर पे तो हाँ वो अलग है। सो कल जाएंगे ना वहाँ पे बहुत लोग, कल वो रहता है, कल ही है ना, 14 अप्रैल, हाँ बाबा साहेब का जन्मदिन है शायद, है ना, तो कल रहेगा वहाँ पे। सो वो अलग हो गया। इधर पे अपना वेस्ट हाई कोर्ट है, आप आगे जाओगे तो ये पूरे रोड को ही वेस्ट हाई कोर्ट रोड बोलते हैं। सो वो हाई कोर्ट का वेस्ट गेट पे निकलता है इसीलिए। सो ऐसा नहीं ईस्ट हाई कोर्ट भी है कहीं, तो वो एक ही है, वो सिर्फ गेट कौन सा है जहाँ पे हम पहुँच रहे हैं वो। सो वो WHC रोड इसीलिए बोलते हैं वेस्ट हाई कोर्ट रोड। तो वो हाई कोर्ट जो है वो गोल गुंबज है, लाइटिंग देखने जाते हैं अपन जनरली, 26 जनवरी 15 अगस्त को लाइटिंग लगती है वहाँ पे, तो लोग जाते हैं घूमने के हिसाब से। तो वो जो है हाई कोर्ट है, उसने जो भी डिसीजन दिया दैट विल बिकम द लॉ फॉर द होल स्टेट। सो नागपुर में भी दिया है तो ये पूरे मुंबई के भी कोर्ट को फॉलो करना है। तो हाई कोर्ट जो है ये पूरे स्टेट लेवल का कोर्ट है। अगर मैं हाई कोर्ट के डिसीजन से भी संतुष्ट नहीं हूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया फिर वो पूरे देश के लिए कानून बन जाएगा। सो फिर इसके अगेंस्ट कोई और कोर्ट डिसीजन कभी नहीं दे सकता। हाँ हाई कोर्ट में ऐसा हो सकता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट कोई डिसीजन दे रहा है और इसके अगेंस्ट डिसीजन आ रहा है दिल्ली हाई कोर्ट का, ऐसा हो सकता है कि बॉम्बे में अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट इसका अपोजिट डिसीजन दे रहा है, ऐसा हो सकता है। कर्नाटका हाई कोर्ट कुछ और डिसीजन दे रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी ऐसा केस नहीं दिखेगा। लेकिन स्टेट के कोर्ट्स के अगेंस्ट हो सकता है कि ये स्टेट में अलग लिखा है, वो स्टेट के कानून में अलग बताया है।
तो ऐसा हो सकता है। तो फिर ऐसे केस में जो स्टेट में आप रह रहे हो वहां का कानून अप्लाई होगा, वहां के कोर्ट का डिसीजन अप्लाई होगा। सो महाराष्ट्र में ऐसा केस होगा तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया दैट विल अप्लाई, दिल्ली में केस होगा तो जो वहां के कोर्ट ने डिसीजन दिया दैट विल अप्लाई। बट कोई ना कोई फिर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जैसे मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा दिल्ली हाई कोर्ट तो ऐसा बोल रहा है, तो मुंबई हाई कोर्ट ऐसा बोल रहा है, तो गड़बड़ है कुछ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देगा दैट विल बिकम द लॉ फॉर द होल कंट्री, फिर इसके अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा 3 कोर्ट्स के लेवल पे हम लोग काम करते हैं। एक चौथा भी दिया है वैसे, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। एक्चुअली है एक ही चीज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, मेट्रो सिटीज में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ हेरारकी सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट पोजीशन होल्ड करता है, फॉलोड बाय हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, व्हाइल हाई कोर्ट्स डिसीजन होल्ड लीगल वेट विद इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो वो स्टेट के लेवल के कानून बन जाते हैं। दे कैरी परसुएसिव अथॉरिटी इन अदर स्टेट्स। हाउएवर रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रूलिंग मींस डिसीजन, बेयर बाइंडिंग अथॉरिटी ओवर ऑल हाई कोर्ट्स। ठीक है, सो अगर कोई हाई कोर्ट का डिसीजन है तो दूसरे हाई कोर्ट हो सकता है उससे अगेंस्ट भी डिसीजन दे सकते हैं। ठीक है, सो इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ओनली परसुएसिव। परसुएसिव मींस वो हो सकता है कि उसके हिसाब से डिसीजन दे या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया दैट विल बाइंड ऑल द हाई कोर्ट्स, फिर जो हाई कोर्ट के डिसीजन पुराने भी होंगे दैट विल बी ओवर रूल्ड। ओवर रूल होना मींस वो कैंसिल हो जाएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है दैट विल प्रिवेल as per article 141 of the Indian constitution. Generally essentially a verdict यानी कोर्ट का डिसीजन from the supreme court stands as the ultimate judgment on the given matter। वो अल्टीमेट हो गया, फाइनल हो गया, इसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने बताया ये सब जितने भी अथॉरिटीज क्रिएट हुई है ये कैसे हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन से हुई है। इसीलिए आपको दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट ये एस्टेब्लिश कब हुआ है, 26 जनवरी 1950। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था तो तब ये 26 जनवरी छुट्टी का दिन, उस दिन ये बना था, या एक दिन की देशभक्ति का दिन, तो 2 दिन आते हैं इसे, और तीसरा होता है इंडिया पाकिस्तान की मैच, तो 3 दिन होते हैं। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट ये एस्टेब्लिश किया गया है 26 जनवरी 1950 में। स्टैंड्स एज द पिनेकल यानी टॉप ऑफ द जुडिशरी सिस्टम, सबसे टॉप मोस्ट है वो। आर्टिकल 126, आर्टिकल यानी जैसे हम कानून पढ़ते हैं तो कानून में लिखा होता है सेक्शंस वगैरह, वैसे ही जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे सेक्शंस हैं उनको आर्टिकल बोला जाता है। तो आर्टिकल मींस कॉन्स्टिट्यूशन में जो नंबर्स दिए हुए हैं कि ये नंबर पे ये लिखा है तो उसको हम आर्टिकल बोलेंगे। तो सेक्शन क्या होते हैं ये भी समझते हैं अपन। तो आर्टिकल 126 अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो सबसे मेन जज है बोल सकते हैं आप पूरे देश के। एज इट्स हाईएस्ट अथॉरिटी, इनिशियली कंप्राइजिंग 7 members इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, द प्रिंसिपल बेंच हैज नाउ एक्सपेंडेड टू 34 members। तो 34 मेन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, अकाउंटिंग फॉर द सर्ज इन केसेस एंड वर्कलोड, क्योंकि अभी केसेस बहुत बढ़ चुके हैं इसीलिए। Should an individual seek redress, they may file writ petition under Article 32 in the Supreme Court। तो आपको writ petition डालना पड़ता है। पिटिशन यानी एक प्रकार की केस होती है। आर्टिकल 32 के हिसाब से आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी प्रॉब्लम को रेड्रेस करवा सकते हैं। रेड्रेस मीन सॉल्व करवाना। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट भी चीफ कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है ऑफ अपील इन एवरी स्टेट एंड इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी। So the apex court of appeal in every state and union territory is known as the High Court, as mandated by Article 214। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। ठीक है, तो आर्टिकल्स वगैरह याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ कहानी जैसे आपको पढ़ना है। एग्जाम में आपको कुछ एक आध मार्क का बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा डेट्स वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, 26 जनवरी 1950 आर्टिकल नंबर ऐसे सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पूछ सकते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में किसका सुपीरियर डिसीजन होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सो हाई कोर्ट पोजेस एपेलेट, ओरिजिनल एंड सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो इसमें अपील पे जा सकते हो आप, एपेलेट मींस अपील पे जाना। ओरिजिनल केसेस भी कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जाते हैं हाई कोर्ट में, बड़े केसेस हैं तो उसके लिए आपको छोटे कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाना पड़ता, डायरेक्टली हाई कोर्ट में केस हो सकती है। जैसे एक
केजू है, केजू को अभी पकड़ लिए, जेल में डाल दिया ईडी ने, तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं सही कर रहा है ईडी, तो फिर अब वो सुप्रीम कोर्ट गया। सो उसको वो डिसीजन सही नहीं लगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट चला गया। सो आप जानते होंगे केजू को, केजू, हाँ बस। चलो, तो इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, अगर हो तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। बोलना जरूरी होता है, डिस्क्लेमर। सो ओरिजिनल डिसीजन, अपील या इवन सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सुपरवाइज करना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के काम को सुपरवाइज भी कर सकते हैं, उसको ऑर्डर दे सकते हैं। नेवरदिलेस आर्टिकल 227 of the Indian Constitution places limitations on the extent of High Court supervisory authority. India is a home to 25 High Courts, टोटल 25 हाई कोर्ट है अपने यहाँ पे, क्योंकि स्टेट भले ही ज्यादा है लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि मिलके एक हाई कोर्ट शेयर करते हैं। सो ऐसे स्टेट्स के कारण भले ही 31 स्टेट्स निकल के आते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर कोर्ट के हिसाब से देखें तो 25 हाई कोर्ट्स है। जैसे पंजाब एंड हरियाणा मिलके एक हाई कोर्ट है, सो पंजाब और हरियाणा का एक ही है। वैसे ही कर्नाटका और तेलंगाना एक है, तो ये अभी अभी अलग हुए ये तो इसके अभी कोर्ट भी एक है, इनका तो राजधानी भी एक है अभी तक के। सो दोनों की जो कैपिटल सिटी है वो हैदराबाद है, पता होगा शायद आपको। सो ये तो अभी अभी की बात है, कुछ टाइम ही हुआ है इसको अलग होके। सो पहले स्टेट्स भी ऐसे नहीं हुआ करते थे, अंग्रेजों के जमाने में ऐसे स्टेट्स नहीं होते थे, उन्होंने पार्ट ए बी सी डी ऐसे 4 भागों में विभाजित किया था। ये जो बाद में बने लैंग्वेज के आधार पे जो बाइफर्केशन हुआ है बाद में हुआ, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हुआ है। तो ये वैसे मेजर रीऑर्गेनाइजेशन 1965 में हुआ था, 1965, जब फिर महाराष्ट्र अलग बनाया गया। पहले पूरा बॉम्बे प्रोविंस में आता था, उधर गुजरात का हिस्सा बॉम्बे, नागपुर इसमें नहीं आता था, वो बेरार प्रोविंस में आता था। सो नागपुर ये महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं था, पहले अलग था ये। तो ऐसे अलग अलग थे, आपको पता ही होगा प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, जैसे हैदराबाद ये प्रिंसली स्टेट था, जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट था। बट बाद में फिर स्टेट को ऑर्गेनाइज किया, फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो जहां मराठी ज्यादा बोलते हैं महाराष्ट्र हो गया, गुजरात में गुजराती हो गई, तो ऐसे अलग अलग स्टेट को फिर बाद में बाइफर्केट किया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है। सो 25 हाई कोर्ट्स हैं भारत में, विद ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैविंग इट्स ओन एक्सेप्ट 6 स्टेट्स विच शेयर अ सिंगल हाई कोर्ट। सो इन लोग शेयर कर रहे हैं एक ही हाई कोर्ट को। इंडिविजुअल सीकिंग रेड्रेस फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ, इन्फ्रिंजमेंट मीन्स उनका जो राइट नहीं मिलता है उसको इन्फ्रिंज करना बोलते हैं। हिंदी में बोले तो, हिंदी कभी कभी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती, उल्लंघन करना यानी फॉलो नहीं करना, इन्फ्रिंज करना यानी कोई चीज उनके राइट्स को छीन लेना, नहीं देना, इसको इन्फ्रिंज करना बोलते हैं। और फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं तो वो रिड्रेसल क्लेम कर सकता है इन दी हाई कोर्ट। He can do so by initiating a writ petition, यहां भी writ petition है जैसा ऊपर हमने देखा, तो writ petition डाल सकते हैं आर्टिकल 226 इन दी हाई कोर्ट। एस्टेब्लिश्ड ऑन 2 जुलाई, अब ये हाई कोर्ट हर स्टेट के अलग अलग टाइम पे बने। सबसे पहला जो हाई कोर्ट बनाया गया था, ये हाई कोर्ट सबसे पहले बना था कैलकाटा में, कैलकाटा हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है अपने यहाँ का, जो 2 जुलाई 1862 से बना हुआ है। सो इतना पुराना है, इवन आजादी के पहले ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि उस जमाने में ब्रिटिशर्स राज किया करते थे और उनके टाइम पे पूरी राजधानी वगैरह उधर ही थी, कैलकाटा थी। तो पहले भी जो सबसे पहला अपना जो बैंक बना था वो भी वहीं बना था, तो बैंक ऑफ कोलकाता नाम से सबसे पहला बैंक, जिसको आज आप SBI नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बैंक ऑफ कोलकाता करके रजिस्टर हुआ था, क्योंकि वहीं पे सब चीज थी, उन्होंने सेंटर उसी को रखा था। और कोस्टल होने के कारण अपना पूरा स्पाइस वगैरह की ट्रेडिंग वहां से ही होती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हब था वो। और सबसे पहले कोई भी वहीं आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी कोलकाता में बनी थी सबसे पहले, यानी वहां पे काम किया था उन्होंने सबसे पहले, और फिर धीरे धीरे पूरे देश में उन्होंने कंट्रोल किया। सो कैलकाटा हाई कोर्ट ये सबसे पुराना कोर्ट है अपने यहाँ का, होल्ड्स the distinction of being the oldest high court in the country। एंड फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिसीजंस देते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे इसको सेशंस कोर्ट भी बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम जब कोई केस फाइल करते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की केसेस होती हैं। सो द जुडिशियल हायरार्की कंप्राइजेस हाई कोर्ट्स अबव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हाई कोर्ट ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर थे, इसके नीचे कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
District courts presided over by district judges handle cases pertaining to civil laws such as contractual disagreements and claims for damages. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दो हिस्से बोल सकते हैं आप, एक सिविल लॉ से डील करता है डिस्ट्रिक्ट जज, दूसरा सेशंस कोर्ट जो क्रिमिनल लॉ से डील करते हैं. ऑन द अदर हैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिमिनल लॉज. तो है एक ही, दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही है, उसमें सिविल केसेस डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास जाएगी और सेशंस कोर्ट में क्रिमिनल केसेस. इन टर्म्स ऑफ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, तो अगर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात करें, इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन, सो पिक्यूनरी है ना एकदम इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट. अ सिविल जज इज ऑथराइज्ड टू एडजुडिकेट सूट्स विद अ वैल्यू ऑफ अप टू 2 crore रुपीज. सो अगर कोई सिविल जज के पास आपको केस फाइल करना है जिसमें सिविल लॉ का केस है, पैसा लेने देने की बात है, तो वो ऑर्डर दे सकता है, एडजुडिकेट कर सकता है. एडजुडिकेट करना मीन्स ऑर्डर देना. सूट यानी केस. सो एडजुडिकेट कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है सूट्स केस के लिए विद द वैल्यू ऑफ अप टू 2 crore रुपीज, 2 crore रुपए तक के केसेस की. ठीक है, इसके बाद इससे बड़े केस है तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं फिर हाई कोर्ट में. Jurisdiction in legal terms denotes the authority to exercise control. Courts are granted territorial jurisdiction based on geographical areas they cover. तो कोर्ट का geographical area के हिसाब से कंट्रोल होता है. तो जैसे नागपुर में कुछ गड़बड़ हो रही है, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, तो पहले नागपुर के कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. सो हर चीज का सेम jurisdiction वैसे ही होता है. जहां पे जो चीज होती है वहां के कोर्ट में जाना, वहां के पुलिस स्टेशन में जाना, ये कंपलसरी होता है. जैसे आपके साथ कोई क्राइम हुआ, समझो आपको किसी ने आपके पैसे वैसे लूट लिया और पर्स वगैरह चोरी कर लिया, तो जहां पे क्राइम हुआ वहां के पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा आपको. आप अगर रहते भले कहीं भी हैं लेकिन आप यहाँ पे हैं, अगर यहाँ पे क्राइम हुआ है तो आपको बर्डी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा जो इसके अंतर्गत आता है. तो जो एरिया है उस एरिया के हिसाब से जाना पड़ता है. जहां हादसा होता है वहां, अगर आपको रेलवे में कोई हादसा हुआ इसीलिए आप रेलवे के हादसे को रेलवे पुलिस फोर्स के पास दर्ज करते हैं, आरपीएफ के पास. तो रेलवे का अगर कोई हादसा है, वहां कोई चोरी हुई, तो आप फिर अपने गांव में आके, शहर में आके वहां पे उसका केस दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि उनका उसमें जुरिस्डिक्शन नहीं है. सो रेलवे पुलिस के पास दर्ज करना पड़ता है. तो हर चीज का सेम रूल होता है. वैसे कोर्ट है तो जिस जगह का वो केस है उस जगह के कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा. अगर महाराष्ट्र का केस है तो इसका दिल्ली हाई कोर्ट डिसीजन नहीं दे सकता. ठीक है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं तो वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के केसेस के डिसीजन देंगे. सो यहाँ पे ये जुरिस्डिक्शन इसी प्रकार से डिसाइड होता है. हर चीज का वैसे ही होता है. समझो जैसे मेरी शादी हुई थी राजस्थान में, तो वहां पे मुझे शादी को रजिस्टर करना चाहिए. तो जहां हादसा हुआ वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. तो हादसा ही है, खैर ठीक है. तो जहां पे भी जो इवेंट होता है वहां पे, वहां के कोर्ट में, वहां के पुलिस स्टेशन में जाके आपको कंप्लेंट वगैरह करना पड़ता है. तो ये जुरिस्डिक्शन जियोग्राफिकल एरिया से पता लगता है. The resolution of cases hinges on the local boundaries. hinges यानी उस बाउंड्रीज तक के दायरा रहता है उसका. hinge का मतलब होता है वैसे उसमें फिक्स होना. So cases hinges on the local boundaries. तो वो local boundaries में जो cases है वहीं तक के फिक्स होंगे, उसके beyond आप नहीं जाओगे. Within which the involved parties reside or where the disputed property is located. तो जहां पे या तो पार्टीज रह रही है वहां के कोर्ट, या फिर जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहां का कोर्ट. सो आप वहां पे केस फाइल कर सकते हैं. उसी प्रकार से मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आर स्टेब्लिश्ड इन मेट्रो सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज with populations of 10 lakh or more following consultation with the high court. Metropolitan magistrate possesses authority equal to the chief judicial magistrate. तो सेम है, मेट्रोपॉलिटन में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है और नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है. while the metropolitan magistrate is vested with, तो उसको कौन कौन से पावर्स होते हैं, तो वो सब पावर्स उसको दिए गए हैं जो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को होते हैं. तो मेट्रो सिटी में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है और बाकी नॉर्मल केस में जेएमएफसी बोलते हैं. ये जो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है इसको शॉर्ट फॉर्म में जेएमएफसी भी बोलते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. तो जेएमएफसी ये सबसे जो बेसिक जज की एग्जाम होके जो क्लियर होते हैं सबसे पहले जेएमएफसी बनते हैं वो. जैसे कोई वकील है, एडवोकेट बन गया, एलएलबी किया, फिर एलएलएम किया, उसके बाद उसको जज की एग्जाम देना है. तो जज की एग्जाम देके जब वो जज बनेगा तो पहले वो जेएमएफसी बनता है.
तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो सबसे बेसिक जो जज है सबसे बेसिक लेवल का वो जेएमएफसी कहलाता है। ठीक है, फिर वो प्रमोट होके फिर हाई कोर्ट जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, वहां पे भी चीफ जस्टिस लेवल तक भी जा सकते हैं, बट बहुत ज्यादा उसमें भी कंपटीशन होती है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे मेन व्यक्ति हो गया पूरे जुडिशरी में। जैसे प्रेसिडेंट फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, वैसे ही है लीगल सिस्टम में फर्स्ट पर्सन ये कहलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दिया ही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये हो गए कोर्ट की बातें। तो कोर्ट के डिसीजंस भी कानून का हिस्सा बन जाते हैं। सो पहली चीज हमने देखा, जो कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो कानून है। दूसरी चीज, जो जुडिशियल डिसीजंस हुए, कोर्ट ने जो केस डिसीजन दिया केस के ऊपर, वो भी कानून का हिस्सा बन चुका है। तीसरी चीज और क्या बन जाता है कानून का हिस्सा? कस्टम्स एंड यूसेजेस। कस्टम्स, जो तौर तरीके चले आ रहे हैं, वो भी कानून का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में कई बार तौर तरीके चले आ रहे हैं, इस कारण कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। समझो आप आलू खरीदने गए, अब आप आलू खरीदने जाओगे तो आप मार्केट में जाओगे, वहां जाके आपको 2 किलो आलू चाहिए, आप बोलोगे भैया 2 किलो आलू दो, वो 2 किलो आलू तौल देगा, आप पैसा दोगे, आलू लोगे, घर आ जाओगे। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। सो यहाँ पे आपने कुछ लिखा नहीं, बट ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो तरीका है ये कई जमाने से चला आ रहा है, ये तौर तरीके जो चले आ रहे हैं ना, ये भी कानून का हिस्सा बन गए, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में कवर होगा। कल चलकर सोच के देखो, अगर वो आलू खराब निकलते हैं तो आप जाके वापस कर सकते हो, झगड़ा कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर कौन 2 किलो आलू के लिए झगड़ा करेगा? तो आपको अगर लगता है तो बड़ा सोचो, समझो आपने बोरा भर के आलू खरीदा, अब वो पूरे खराब निकले, तो जाके झगड़ा करोगे, वापस करोगे। अगर अभी भी लगता है छोड़ो ना सर, तो ट्रक भर के खरीदो, ट्रक भर के आलू खरीदे, पूरे सड़े निकले, तो आप जरूर झगड़ा करोगे। सो यहां पे अगर कॉन्ट्रैक्ट है तभी तो आप झगड़ा कर पा रहे हो, तभी तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले पा रहे हो। सो ये कानून में कवर होता है। अब ये कहीं लिखा नहीं है, बट फिर भी ये क्योंकि तौर तरीके चले आ रहे हैं, आप भी ऐसे आलू खरीदते हैं, आपके पिताजी भी ऐसे ही खरीदते हैं, दादाजी भी ऐसे ही खरीदते हैं, परदादा भी ऐसे ही खरीदा करते थे। सो कई जमाने से चला आ रहा है, तो ये जो तौर तरीके हैं कानून का हिस्सा बन चुके हैं। सो ये जो कस्टम्स एंड यूसेजेस ऑफ ट्रेड होते हैं, बिजनेस के जो तौर तरीके होते हैं, दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम दी सोर्स ऑफ लॉ, कानून का हिस्सा बनेंगे। ये हम क्या देख रहे हैं? सोर्स ऑफ लॉ, कानून कहां से आ रहा है। सो सोर्सेस, सोर्सेस का मतलब ही होता है कहां से वो आया। जैसे हम बोलते हैं कोई रिवर का सोर्स, तो वो रिवर कहां से आ रही है। सो कानून का सोर्स, कानून कहां से आ रहे हैं। पहली चीज है एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें दिया है कुछ चीजें, कोई चीज उसमें क्लियर नहीं है तो फिर कोर्ट में जाएंगे, वो डिसीजन देंगे, वो भी कानून का हिस्सा बन गए। फिर तीसरी चीज है कस्टम्स, यानी तौर तरीके, जो तौर तरीके चले आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कानून का हिस्सा बन जाते हैं। तो कस्टम्स ये कानून का हिस्सा बनेंगे जब तक इसके विपरीत कुछ और नहीं लिखा है तब तक। समझो कल चलकर मोदी जी आते हैं नेशनल टेलीविजन पे और वो आके बोलते हैं भाई और बहनों आज रात 12 बजे से, अब उन्होंने अनाउंस कर दिया आज रात 12 बजे से कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होगा। आप 1 किलो आलू भी खरीदोगे तो ऑनलाइन पेमेंट करना है, आपको उसका प्रॉपर रिसिट वगैरह लेना है। अगर बोल दिया तो फिर जब तक आप ये पेमेंट ऑनलाइन नहीं करोगे, रिसिट नहीं लोगे, तब तक के फिर ये वैलिड नहीं रहेगा। अभी वैलिड है क्योंकि अभी इसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा है कानून में, लेकिन कल चलकर कानून में अगर अपोजिट लिख दिया तो फिर तौर तरीके अब अप्लाई नहीं होते। सो तौर तरीके ये वैसे कानून का हिस्सा बन जाते हैं। कस्टम्स जो है वो कानून का हिस्सा बन गए। आप नॉर्मली जाके आलू खरीदोगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ ऐसा नहीं होता कि हम आलू खरीदते हैं तो स्टैम्प पेपर लेके जा रहे, हाँ भैया लिखो 2 किलो आलू, फिर उसमें अपन ने साइन किए, बोले भैया साइन करो, ऐसा होता है क्या? तो नहीं, कुछ लिखा नहीं फिर भी कानून हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। सो ये तौर तरीके चले आ रहे हैं, बट कल चलकर कानून में लिख दिया, बोल दिया कि नहीं अब आप कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो राइटिंग में ही होना, तो फिर आपको लिख के लेना पड़ेगा। आलू भी खरीद रहे तो लिख के लेना पड़ेगा। सो जब तक के इसके विपरीत कुछ नहीं लिखा है तो हम तौर तरीके भी मान लेते हैं। लेकिन अगर कल चलकर कानून में लिख दिया कि नहीं लिखित रूप में होना, ऑनलाइन पेमेंट होना, तो फिर तौर तरीके लगना बंद हो जाएंगे। ठीक है, सो वही दिया है, कस्टम्स या यूसेजेस रेफर टू दी जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। जो जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, तौर तरीके, सो जो चला आ रहा है काफी जमाने से, जनरली लोग ऐसा करते आए हैं, या बिहेवियर अमंग द मेंबर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिटी। कोई भी कस्टम को वैलिड होने के लिए एंड बाइंडिंग होने के लिए ये अपोजिट विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट नहीं होना चाहिए।
So it will be valid and binding as long as it is not opposite with the provisions of the act. कल चलकर एक्ट में कुछ और लिख दिया और तौर तरीके कुछ और बोल रहे हैं तो फिर तौर तरीके फॉलो नहीं किए जाएंगे, फिर एक्ट में जो लिखा है दैट विल प्रिवेल, उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा अपन कहानी जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे ही ध्यान रखना है आपको, इन पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। सो पहले एक दो क्लास में यही चलेगा, अगली क्लास में भी अपन ये देखेंगे थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद फिर अपन पढ़ाई चालू करेंगे। ये अभी हम बेसिक कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन लीगल फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देख रहे हैं। ठीक है, इस पे मेजर क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले। चलो अगला पॉइंट, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, कानून कैसे बनता है। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया हूं, तो अभी सिर्फ रीड करना बचा है। कल की क्लास में मैंने यहीं से शुरू किया था कि लॉ जब प्रपोज किया जाएगा इन द पार्लियामेंट, ड्राफ्ट लॉ, इसको हम बिल बोलेंगे, से बिल बनता है। फिर इट इज पुट टू वोट, इस पे वोटिंग की जाती है इन लोकसभा एंड देन पास्ड आइदर एज प्रपोज्ड और आफ्टर चेंजेस, और वैसे के वैसे या फिर कुछ चेंजेस के बाद इसको पास किया जाता है। सो कई बार तुरंत पास नहीं होता, कानून बना तो लिया था, बिल बना लिया था, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन रही, इसीलिए उसको फिर कानून बनने को बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वोटिंग जब तक नहीं होगी तब तक वो कानून नहीं बन सकता, एक्ट नहीं बनेगा। सो बहुत सारे कानून होते हैं, बन जाते हैं, रेडी हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2009 में ही इन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट बना दिया था, बिल बन गया था, लेकिन उसको एक्ट बनते बनते, सहमति बनते बनते कई बार चेंजेस किए जाते हैं कि ऐसा नहीं, ये बदलो, फिर हम वोट करेंगे। वो सब चेंजेस होने के बाद 2013 में ये कानून बना पूरा। सो 2013 में एक्ट बन के आया वो। सो ये जितने भी कानून हैं ये पहले बिल के रूप में रहेंगे, इसको फिर वोट किया जाता है इसके ऊपर लोकसभा में, फिर लोकसभा में अगर पास हो गया तो देयर आफ्टर इट इज पास्ड इन राज्यसभा। आफ्टर पासिंग इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों ही हाउसेस में पास होने के बाद इट हैज टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इस पे एसेंट मिलती है, प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन करते हैं ऑफ द इंडिया। तो प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया और वो उस पर साइन कर देते हैं। फाइनली इट इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया, एक पब्लिकेशन होता है, सरकार इसमें पब्लिश करती है, ऑफिशियल गेजेट बोलते हैं। तो गेजेट में नोटिफाई करते हैं कि ये कानून बन गया, उसमें कई बार डेट लिखी होगी, जैसे कानून बन गया आज, लेकिन हम बोलते हैं ये 1 जुलाई से चालू होगा। जैसे जीएसटी बन गया था, उन्होंने बोला था 1 जुलाई से कानून अप्लाई होंगे। सो 1 जुलाई लिखा है तो 1 जुलाई से अप्लाई होगा। कुछ नहीं लिखा है तो जिस दिन वो ऑफिशियल गजट में छाप दिया इन्होंने, उस दिन सबको पता लग गया और चालू हो गया, मान लिया जाता है। ऑफिशियल गजट यानी गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है, जैसे पेपर पब्लिश होते हैं वैसे गेजेट पब्लिश होता है। सो जितने भी एक्ट हैं ये गेजेट नोटिफिकेशन के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। तो सरकार इसको पब्लिश करती है और जैसे ही पब्लिश किया हम मान लेते हैं सबको इसकी जानकारी मिल चुकी है। ठीक है, देयर इज एन इफेक्टिव डेट, उसमें कई बार डेट लिखी होगी, इफेक्टिव डेट फ्रॉम विच द लॉ विल बिकम इफेक्टिव, तो वो डेट से वो चालू होगा। व्हेन द बिल फाइनली बिकम्स लॉ इट इज कॉल्ड एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इट शुड बी नोटेड दैट India is a parliamentary democracy and hence act is passed by the parliament and not by the government. The representatives are elected to the parliament, तो जिनको हमने चुने हैं वो लोग बैठे हैं वहां पे, तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबलीज by people. Hence when it is passed in the parliament it is presumed that it is passed by the people of India. पूरे भारत के नागरिकों ने इसको हाँ बोल दिया, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, सो ये पहले अपने कोर्स में नहीं था, ये पूरा चैप्टर नया आया है आपको। सो वैसे नहीं भी था तो मैं ये पहले भी पढ़ाता था, आप मेरे कोई पुराने भी वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज मैं बताता था। अभी थोड़ा इन्होंने ज्यादा डीप में ला लिया है वही चीजों को। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, वैसे एग्जाम के लायक तो कुछ ऐसे खास क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट फिर भी आपको ऐसे ही अगर डाउट आ रहा होगा कुछ जिज्ञासावश तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है कि जैसे कुछ उसका कुछ तकलीफ जा रही है, उसको ट्रांसग्रेशन बोल सकते हो आप। एक ही है, कस्टम्स यानी तौर तरीके, यूसेज का भी मतलब वही होता है जो चला आ रहा है, जो कार्य किए जाते हैं। ठीक है, सो और कोई डाउट या आगे बढ़ते हैं?
ये मीनिंग वाले डाउट्स के लिए आप एक डिक्शनरी भी लेके रखो। डिक्शनरी अब तो जरूरत नहीं पड़ती, अब तो मोबाइल है, गूगल देव है, तो गूगल देव को पूछो, गूगल देव जवाब दे देते हैं। सो आप हिंदी में पूछो, हिंदी में जवाब देंगे। कई बार हिंदी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, सो इसीलिए इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ो तो ज़्यादा इजी जाएगा। जैसे आप मेरे को बोलोगे सर रजिस्ट्रेशन का मतलब, मैं बोलूँगा पंजीकरण, पंजीकरण और मुश्किल हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन ही सिंपल हो जाता है। तो इसीलिए कई बार इंग्लिश ज़्यादा इजी पड़ती है, हिंदी और मुश्किल जाएगी। होता है ऐसे, हिंदी में भी कानून लिखे जाते हैं लेकिन वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं फिर। तो खैर, अब ब्रॉड अगर क्लासिफिकेशन करें हम, अपनी क्लास कब तक है 5 मिनट है ना। चलो, तो ऐसा है, कानून कैसे कैसे होते हैं। तो अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ये दो ही मेजर क्लासिफिकेशन है। बाकी कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये अलग चीज है। वैसे आपके कोर्स में इन्होंने 4 क्लासिफिकेशन बताए। वैसे मेन अगर मेजर क्लासिफिकेशन देखो तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, ये सबसे मेजर क्लासिफिकेशन है। जब क्राइम वगैरह हो रहा है तो क्रिमिनल लॉज में हम केस फाइल कर सकते हैं, और जब क्राइम नहीं हुआ है, सिर्फ कोई धोखाधड़ी हुई, पैसा वैसा किसी ने लेके भाग, पैसा वैसा का धोखाधड़ी किया, अगर ऐसा कोई सिविल नेचर का कोई एक्ट हुआ है तो उस केस में हम कोर्ट जा सकते हैं, सिविल केस में, सिविल कोर्ट में। सो 2 प्रकार के कानूनों में हम विभाजित कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉज जैसे कि मर्डर वगैरह टाइप की चीजें, ये सब क्राइम में कवर होता है। सो क्रिमिनल लॉज में पनिशमेंट होती है, जनरली इसमें जेल के प्रावधान देखने को मिलेंगे। सिविल लॉज में जेल नहीं होती। जैसे एक प्रॉपर्टी है, 2 भाई झगड़ा कर रहे हैं, एक बोल रहा मेरी प्रॉपर्टी, दूसरा बोल रहा मेरी प्रॉपर्टी है। तो मेरे एक फ्रेंड है धीरू, धीरू के गचकने के बाद अनु और मुकु 2 बेटे थे, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। सो ये सिर्फ आपको उदाहरण के रूप से दिए जा रहे हैं। सो इसका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है, और अगर हो तो इसे केवल एक संयोग कहा जाएगा। तो आपस में झगड़ा हुआ, ये कोई क्राइम थोड़ी है। इनके बीच में झगड़ा हो रहा है, ये बोल रहा मेरी प्रॉपर्टी, वो बोल रहा मेरी प्रॉपर्टी, ये क्राइम नहीं है। सो ये क्या, एक सिविल एक्ट हो गया। इसमें पैसे के ऊपर, जमीन जायदाद के ऊपर झगड़ा हो रहा है, तो ये सिविल एक्ट है। सिविल केस में हम सिविल लॉज फॉलो करते हैं। लेकिन क्रिमिनल एक्ट है, अगर किसी ने क्राइम किया, मैंने समझो 2 लोगों को मार के इस जमीन के अंदर गाड़ दिया और इसके ऊपर एक बिल्डिंग बना दिया, इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो खैर ऐसा कुछ हुआ तो ये क्रिमिनल एक्ट हो गया। तो क्रिमिनल एक्ट में यहाँ जेल वगैरह के भी प्रावधान होते हैं, ठीक है। इवन कैपिटल पनिशमेंट होती है, किसी को इवन मौत की सजा सुनाई जा सकती है। सो ये सब जो है क्रिमिनल लॉज में कवर होता है। सो ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर देखें, अभी वक्त नहीं बचा, 2 मिनट में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट क्रिमिनल लॉज, इसके लिए 2 मेन कानून है, इंडियन पेनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वैसे सिविल लॉज के लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऐसा एक कानून है। सो इसके हिसाब से ये पूरे कानून की प्रोसेस चलती है। सिविल केसेस को अगर हम कोर्ट में ले जाएंगे तो वहां पे सीपीसी के द्वारा कोर्ट एक्शन लेगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और क्रिमिनल लॉ है तो उसमें फिर सीआरपीसी के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। इन कानून के भी नाम बदले गए हैं। अभी मेरे ख्याल से 1 जून या 1 जुलाई से नया नाम आएगा, बट जब तक इन्होंने नोटिफाई नहीं किया तो हम पुराना ही नाम अभी यूज करेंगे। इसको हिंदी में किया है इन्होंने, इसका नाम रखा है इंडियन पेनल कोड का भारतीय न्याय संहिता, ऐसा करके किया है। अभी बीच में नाम चेंज किए थे और उसमें काफी सारी चीजें और भी बदली गई, तो ये भारतीय न्याय संहिता हो गया है अभी, ठीक है इंडियन पेनल कोड ही, लेकिन थोड़े चेंजेस किए, उसमें अमेंडमेंट हुए और नाम भी बदला गया है। तो ये 1 जून से शायद चालू होने वाला है नया नाम। तो अगर हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो अपन उसकी जगह फिर नया नाम पढ़ेंगे। वैसे फर्क नहीं पड़ता, आप इंडियन पेनल कोड भी अगर लिखते हो तो गलत नहीं रहेगा, जब तक इंस्टीट्यूट उसको चेंज नहीं करता वैसे वो चलता है। सो भले कानून बदल गया लेकिन इंस्टीट्यूट एक डेट बताएगा, रिकमेंड करेगा कि इस डेट के बाद ये वाली चीज आपको फॉलो करना है, तो उस डेट से फिर वो चेंजेस अपन मानते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट्स होते हैं। फिर अगली क्लास में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम, क्या क्या कानून बनते हैं, एंड कानून एनफोर्स कैसे होता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ने इसको चलाने के लिए क्या क्या किया है ये सब भी दिया हुआ है। सो ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, एंड इसके बाद फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर चर्चा चालू करेंगे। ये वाले चैप्टर पे मेजर कोई क्वेश्चंस नहीं बनते। चलो सो कंक्लूड करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट्स भी होगा तो अगली क्लास में अपन पहले डाउट्स देख लेंगे। थैंक यू।